नसीर, इस वक्त गजा में इंतहाई भयानक सूरत हाल है। होलनाक बमबारी इसराइल की जानिब से की जा रही है। इसराइल अपने किए गए मुआहदे से, सीज फायर से भाग चुका है और एक ऑल आउट फुल स्केल अग्रेशन जो वो गजा के ऊपर उसका आगाज कर चुका है। और इसराइल जो जंग छेड़ना चाहता था, यानी जो वो पूरी ताकत लगा देना चाहता था गजा पर एक बार फिर कब्जा करने के लिए, एक नई अटेम्प्ट में, पहले भी उसने सारी ताकत लगाई, अब एक बार फिर वो पूरी ताकत लगा देना चाहता था गजा पर कब्जा करने के लिए। तो वो जंग इस वक्त इसराइल शुरू कर चुका है। मतलब फुल इंटेंसिटी के अंदर इसराइल जितनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है वो इस वक्त गजा के अंदर कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ यमन ने तल अवीव के ऊपर अटैक किया है और अमेरिकी एक और जदीद तरीन जो ड्रोन है, MQ-9 से भी जदीद ड्रोन, वो यमन की जानिब से मार गिराया गया। तो यमन की जानिब से एक और कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया गया है। और अमेरिकी इंतजामिया, ट्रंप के जो फैसले हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जब वो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर। 6.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान इस वक्त हो चुका है। ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा नुकसान है। और फिर वहां यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, साइंसदान वो तेजी के साथ अब वहां से लीव करना शुरू हो गए हैं। जो प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट हैं उनके ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, उसके बाद साइंसदान, प्रोफेसर, बड़े काबिल लोग वहां तेजी के साथ अमेरिका जो है वो लीव कर रहे हैं। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम ये एस्टिमेट लगाते रहे कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगी। तो जंग तो वो शुरू हो चुकी है। तो क्या अब वही इजिप्ट, क्या वही जॉर्डन, क्या वही लेबनान, क्या वही शाम, क्या ये जंग इसी तरह से एक्सपैंड होने जा रही है? अब आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि दुनिया जो है वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं गई है और इजराइल एक और जेनोसाइड इस वक्त शुरू कर चुका है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो गजा के अंदर बमबारी हो रही है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। जो वीडियोस वहां से आ रही हैं, लोग देखकर इस वक्त कांप उठे हैं। और आज की बमबारी को आप 7 अक्टूबर के बाद जो बमबारी शुरू हुई, जो भयानक तरीन बमबारी थी, उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी आज की जो बमबारी है वो ज्यादा हौलनाक है। आज के फलस्तीनी आप देखिए ज्यादा तबाह हाल हैं, ज्यादा लुटे पुटे हैं और इस वक्त भूख और प्यास के मारे हुए, जख्मी, गम से निढाल, फाकों से निढाल और टेंटों के अंदर रहते हुए, और लाखों के पास तो टेंट भी नहीं है, खुले आसमान के अंदर हैं और दर्जनों मरतबा वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। कभी नॉर्थ से साउथ, साउथ से रफा, फिर रफा से वापस, ये दर्जनों मरतबा उनके साथ ये प्रोसेस हो चुका है कि अब वो चलने की भी सकत नहीं रखते हैं। इसलिए इन तबाह हाल, लुटे पुटे, जख्मी, निढाल इन लोगों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं और फुल इंटेंसिटी के साथ गिराए जा रहे हैं। तो 7 अक्टूबर के बाद जिस बमबारी का आगाज हुआ था, तारीख में ऐसी ब्रुटल बमबारी नहीं देखी गई। जो अब बमबारी हो रही है वो उससे भी ज्यादा हौलनाक है। यानी आप देखिए कि इसराइल कैसे दुनिया पर, इस प्लेनेट पर होने वाले सबसे बड़े क्राइम्स को नॉर्मलाइज कर रहा है। कि नॉर्मल, अब देखें, रोजाना गजा पर बम गिर रहा है तो कोई खबर पड़ेगा तो कहेगा कि ये तो रोजाना ही हो रहा है, रोजाना ही फलस्तीनी शहीद हो रहा है। तो ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस वक्त गजा के अंदर, लेकिन इसराइल कैसे जुल्म के ऊपर जुल्म करके उसको नॉर्मलाइज करने की जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त उम्मत मुसलमान के जो सबसे बड़े आप कह लें कि मुफलिस हैं वो इस वक्त फलस्तीनी है। उम्मत मुसलमान के सबसे ज्यादा जो इस वक्त लोग जेरे अताब आ चुके हैं, जिन पर जालिम ताकतें जो है वो टूट पड़ी हैं। आप जरा देखिए ना, एक जेनोसाइड से इनका मन नहीं भरा, दूसरी जेनोसाइड उनके ऊपर जब वो ये शुरू कर चुके हैं। तो सबसे बड़े मुफलिस इस वक्त वो हैं और हैरान इस बात के ऊपर हैं कि ये बाकी जो हैं ये रोज माशर जो है वो क्या मुंह दिखाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है वो एक इज्जतदार नेशंस के तौर पर बाकी ये जो अकवाम है इस्लामी दुनिया की, ये कैसे अब सर्वाइव करेंगे दुनिया में? यानी ओवरऑल देखें तो वैसे भी मुसलमानों का बुरा हाल है, मार पड़ रही है। मतलब आलमी सतह के ऊपर इस ऑर्डर के अंदर इनका तो कोई किरदार नहीं है, इनके मुताबिक तो मर्जी के फैसले नहीं हो रहे, ये तो एक गुलामी के अंदर है। यानी डिग्निटी इनकी पहले भी कोई नहीं है। लेकिन आप जरा नोट करें, अब के बाद इनकी क्या डिग्निटी रह जाएगी? भाई, एक नेशंस की डिग्निटी होती है ना, और डिग्निटी किसको आप कहते हैं? कौमें जब प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, जब वो कमजोर होकर भी जालिम से टकरा जाती हैं, ताकतवर से टकरा जाती हैं, इसी को डिग्निटी कहते हैं। इसी को फिर तारीख में याद रखा जाता है। और अगर आप जो है वो जालिम के सामने इस तरह से सरेंडर कर देते हैं, ताकतवर के सामने इस तरह सरेंडर कर देते हैं, आपके साथियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा हो और आप जो है वो उसकी गुलामी कबूल कर लें और खामोशी साध लें, तो आपकी दुनिया के अंदर क्या डिग्निटी रह जाएगी? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो इस वक्त गजा में हो रहा है, इससे तो ऐसे लगता है कि इनको मसला सिर्फ फलस्तीनियों के डिस्प्लेस होने से है। यानी गजा के अंदर फलस्तीनियों के साथ जो कर दिया जाए इनको फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि लाखों तो शहीद और जख्मी हो चुके हैं, एक बार फिर बमबारी का आगाज हो चुका है। क्या इनको नहीं पता कि ये हो रहा है गजा के अंदर? तो फिर ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे, या कुछ प्रैक्टिकल करने से कासिर क्यों है? तो गजा में ये होता रहे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। इनको मसला सिर्फ ये है कि फलस्तीनी को जो है डिस्प्लेस इनके ममालिक के अंदर जो ना किया जाए। बाजार तो फिर यही लगता है, हम किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन बाजार तो फिर यही बात है कि आप अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि मामला सिर्फ गजा में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे रीजन के अंदर इस वक्त फैलने जा रहा है, क्योंकि इजराइल फलस्तीनियों को अब जितने हो सकेंगे उनको भी डिस्प्लेस करने की जो वो कोशिश करेगा। तो ये जो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है, ये ना खत्म होने वाली तबाही का रास्ता है जो इख्तियार किया गया है, ये ना खत्म होने वाली जंग का रास्ता है। मैं आपको बता दूं, देखिए हमास के पास पहले 25,000 फाइटर्स है, आज उनके पास 30,000 फाइटर्स है। हमास अपनी कैपेसिटी से ऑलरेडी ज्यादा लड़ी है, अब भी वो लड़ेगी जितना वो लड़ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए हमास खत्म भी हो जाए, ये जंग खत्म नहीं होने वाली है। ये जंग हमास ने नहीं शुरू की है, ये जंग तो 1917 दिसंबर में शुरू हो चुकी थी, जब इनकी फौजें यरूशलेम के अंदर दाखिल हुई हैं, तब से जंग आगाज हुआ है। और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब ये सारी इक्वेशन रिवर्स नहीं हो जाती, जब तक ये ऑक्यूपेशन जो है वो रिवर्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमास की ये जंग नहीं है, ये ऑक्यूपेशन के खिलाफ जंग है, और ये फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेंगे, वो और ताकत के साथ इनके ऊपर हमलावर होंगे। अब जैसे हुतीज खड़े हुए हैं, ठीक है, देखिए हुतीज जो है वो क्या बम को रोक पा रहे हैं? वो तो अपने ऊपर गिरने वाले बम जो है वो उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो गजा पर भी जाहिर बात है बम तो नहीं रोक सकते। उनके पास जदीद जंगी हथियार हैं, इसराइल के पास वो बम गिरा रहे हैं। तो आप देखें कि यमन ने वो झंडा तो उठाया है, वो डिग्निटी के साथ खड़े तो हुए हैं, उनके अपने लोग शहीद हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अक़वाम है वो उठ खड़ी होंगी, वो फलस्तीनियों के साथ मजीद मिल जाएंगी। तो ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी। तो ये जो रास्ता इख्तियार किया गया है, इसलिए चीन, रशिया, इवन यूरोपियन ममालिक का इस बात के ऊपर कंसेंसस है कि ये जो रास्ता है कि फलस्तीन को माइनस करके, जिसके तहत अब्राहम अकॉर्ड हुआ, अब ऑन ग्राउंड उनको माइनस करके इस जेनोसाइड के बाद कि यहां पर जो है वो सब ठीक हो जाएगा इसके बाद, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी। ये एक लंबी जंग है, और ये कैसी जंग है कि इन बहुत सारों की गवर्नमेंट्स गिरने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी बहुत सारों की गवर्नमेंट्स जब इस वक्त गिरने जा रही हैं, इतने मामलात वहां पर खराब अब हो चुके हैं। जो बमबारी इस वक्त हो रही है, आप जरा उसका अंदाजा लगाइए, और आप इसको जान सकते हैं कि ऐसा जुल्म करने के बाद ना कोई पीस है, और ना कोई यहां पर फिर इस तरह से, मतलब इजराइल सोचता है कि ऐसे जुल्म के बाद वो यहां पर रह लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जरा अंदाजा कर लें इस होलनाक बमबारी का। इजरायली अटैक्स किल इंजर्ड एट लीस्ट 100 चिल्ड्रन अ डे इन गाजा। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है, 100 फलस्तीनी बच्चे रोजाना की बुनियाद के ऊपर गजा में जख्मी और शहीद हो रहे हैं। ये जब से अब फुल इंटेंसिटी का जो जुल्म है वहां पर शुरू हुआ है। डेथ इज बिकमिंग वेरी इमिनेंट नाउ ऑन मेनी वेज। इजराइल इज हार्मिंग एंड किलिंग पैलेस्टीनियंस। बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ बमबारी नहीं है, एड बंद करके भी है, ठीक है, उनको स्टारवेशन करके भी है, हेल्थ सेक्टर को तबाह करके भी फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं ना भाई। जो जख्मी होते हैं वो उनको इलाज नहीं मिल रहा, बहुत सारे पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, कोई डायबिटीज का, वो तो हॉस्पिटल सारे तबाह हो चुके हैं। तो many ways to kill Palestinians. Fatal Israeli strikes on northern Gaza. Israeli drones attack charitable food kitchen in Khan Yunis. इजराइल बड़ी आप कह लें कि सिस्टमैटिक अंदाज के अंदर जो ये फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, यूएनएड वर्कर्स हैं, इन सबको निशाना बना रहा है ताकि यहां पर कोई आ भी ना सके, और जर्नलिस्ट को निशाना बना रहा है ताकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो ना हो सके, पता ना चल सके कि यहां पर क्या हो रहा है, कम से कम इंफॉर्मेशन का फ्लो हो। इजराइल किल्स 19 इन एन अटैक ऑन गाजा होम वेयर जनरेशंस वंस लिव्ड टुगेदर। मैंने कहा था कि अल्फाज नहीं है, एक घर के ऊपर बमबारी हुई है और उस घर के 19 लोग एक फैमिली के जब शहीद हो गए, और वो कहते हैं वंस जनरेशंस लिव्ड देयर, कि उनके बाप अजदाद का ये घर था, 19 लोग उस फैमिली के मौजूद थे और वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। आपने दुनिया में इस वक्त ऐसा कहीं जुल्म ना होते देखा है, ना इस वक्त हो रहा है जो गाजा में किया जा रहा है। गाजा चिल्ड्रन फेस अनप्रेसिडेंटेड मेंटल हेल्थ क्राइसिस, यूनिसेफ। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, दुनिया कांप रही है इन तमाम मजालिम से। इजराइल ऑर्फन्ड 39,000 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन इन गाजा। 39,000 फलस्तीनी बच्चे जो है वो यतीम कर दिए गए हैं। तो मुझे बताइए, 39,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये फलस्तीनी बच्चे जो है वो यतीम हो चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जो है वो शहीद हो चुके हैं, और एवरी डे 100 चिल्ड्रन शहीद और जख्मी हो रहे हैं, और बाकी जो जिंदा हैं वो किस ट्रॉमा के अंदर है। ये सारा कुछ हो चुका है और हो रहा है, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे बताइए कि जमीन लरज उठी है इस जुल्म के ऊपर, तो इसका बोझ कौन उठाएगा? ये जो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है,
इसका जो बोझ है वो कौन उठाने वाला है? यानी इसके बाद अब जरा अंदाजा करें, इस जुल्म के बाद यहां पर सब ठीक हो जाएगा? इसका ये तबाही है, जंग है, और क्या है? मतलब इतनी बड़ी जंग के वो फिर साल हा साल यहां पर चलने वाली है और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो दुनिया के ऊपर इस वक्त शैतानी ताकतों का कब्जा हो चुका है और इंसानियत गुलामी में जा चुकी है और जंग ही के जरिए फिर ये निजात जब वो हासिल होगी। हेरड की ये रिपोर्ट आप जरा देखिए, हेरड्स की जरा इजरायली अपने मीडिया की। इजराइल किल्ड नियरली 1300 women children in Gaza overnight to target Palestinian resistance fighters while striking Palestinian women and children। हेरड्स ने ये रिपोर्ट दिया कि अभी ये जो मंगल गुजरा है ट्यूसडे को, उस नाइट को इसराइल ने बमबारी करते हुए 300 फलस्तीनी औरतों और बच्चों को शहीद किया और इसराइल ने क्लेम यह किया कि उसने हमास फाइटर्स को निशाना बनाया, क्लेम यह किया, लेकिन असल में ऑन ग्राउंड क्या हुआ? 300 फलस्तीनी बच्चे और औरतें जो यहां पर शहीद हुई हैं। तो इसराइल इस बमबारी से अपनी जो शिकस्त उसको हुई है, उसकी जो मिलिट्री सुप्रीमेसी चैलेंज हुई है, उसके जो अंदरूनी तनाज़ात हैं, अपनी जो डिवीजन है, उस सब को जो है वो इन मजालिम के साथ छुपाना चाहता है, लेकिन ये छुपेगा नहीं। और जैसे इजरायली हिस्टोरियन ने कहा कि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द ज़ायनिज़्म, तो यही होकर रहेगा, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द ज़ायनिज़्म। और वैसे भी आप देखिए कि ये जो गिरता बिखरता टूटता तबाह होता वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके तमाम प्रोजेक्ट्स, उसके तमाम निशानियां, उसके तमाम इंस्टीट्यूशंस फारिग हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फारिग हो गया, यूनाइटेड नेशन ने कोई काम नहीं किया, वो एक सिर्फ डिबेटिंग क्लब के तौर पर जाना गया। अब देखिए इस गजा जंग के अंदर यूनाइटेड नेशन फारिग हो गया है, सिक्योरिटी काउंसिल किधर है? करारदादें हैं आगे इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। अब दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल का कभी इजलास हो भी रहा है तो पता भी नहीं है दुनिया को हो रहा है, वो फारिग हो गया, यूनाइटेड नेशन फारिग हो गया। फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशन है वो बड़े बड़े इस वक्त फारिग हो रहे हैं, बड़े बड़े जो अस्करी अलायंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे वो फारिग हो रहे हैं। तो वो सारा वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस वक्त गिर रहा है, उसका आखिरी जो प्रोजेक्ट, जो आखिरी निशानी रह गई है वो इस वक्त इजराइल है, तो इसने भी खत्म हो ही जाना है। तो जो अमेरिकी नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है नाज़रीन, जो पिछली थी उसकी तरह इसने भी अपने जो हाथ है वो रंग लिए हैं और इसका भी जो रिजल्ट है वो वही निकलेगा जो पिछली इंतजामिया का निकला। मार्को रूबियो ने नेतन्याहू को कॉल की है और कहा कि अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट इजराइल को हासिल है इन हालात के अंदर भी। अब देखिए ना, बाइडेन इंतजामिया भी जो है वो लगी लिपटी और आगे पीछे, उधर सीज फायर अनाउंस कर दिया, उधर बात कर दी सिविलियंस को बचाओ, ये करो वो करो। और ये इंतजामिया इस हालत में जब इतना ज्यादा लोगों में, आप देखें कितना गुस्से की लहर पूरी दुनिया के अंदर है, खुद अमेरिका के अंदर कितने मुजाहरे हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारी फुल सपोर्ट है। यूएस मार्को रूबियो का रीअफर्म्स Washington's full support for Israel. Rubio discussed the situation in Gaza and the US administration determination to free captives in addition to recently announced tariff. वो नेतन्याहू कह रहा है कि जो टैरिफ अनाउंस किए उनको वापस किया जाए। इसके अलावा advances 20,000 राइफल्स सेल टू इजराइल डिस्पाइट प्रियर बाइडन इरा होल्ड। बाइडन ने भी ये राइफल्स रोक ली थी और इन्होंने जो वो पास कर दी हैं। अच्छा, इस वक्त जो ट्रंप की कैलकुलेशन है वो ये है कि नेतन्याहू की जानिब से यही कन्वे किया जा रहा है कि विद इन डेज, इंपॉर्टेंट बात, विद इन डेज गजा के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी इन 1 मंथ जो है वो हम इसको कब्जा कर लेंगे गजा को। ये बात उधर कन्वे की जा रही है और यही ट्रंप की कैलकुलेशंस है। इजरायली ऑफेंसिव इन जैनन तुल कराम मार्क्स 75 डेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। 75 दिन हो चुके हैं जो जैनन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जो डिस्ट्रक्शन का आगाज 75 डेज हो चुके हैं और वहां पर उसी तरह से घर गिराए जा रहे हैं और वहां पर भी एक साइलेंट कॉन्टिन्यूस वॉर जो है वो बड़ी ब्रूटल वॉर वेस्ट बैंक के अंदर इस वक्त जारी है। अच्छा, ये देखिए जो ट्रंप की कैलकुलेशन है ना वो है रैपिडली इसको जो है वो इजराइल ऑक्यूपाई कर लेगा। फिलिस्तीनियों ने सिर्फ ट्रंप का ये टेन्योर, अब ये ट्रंप पता नहीं कितने दिन रहता है, इसको सिर्फ सर्वाइव करना है। अब देखिए बात ये है कि इस सारी बमबारी का नतीजा क्या निकलेगा। भाई गजा में बमबारी हो रही है, वेस्ट बैंक के अंदर जंग जारी है, ये सारा कुछ इजराइल कर रहा है। हम सपोज कर रहे थे गजा के ऊपर कब्जा हो गया, फिलिस्तीनी डिस्प्लेस हो गए, उसके बाद क्या, मतलब उसके बाद क्या सब खत्म हो जाएगा, मतलब सब ठीक हो जाएगा, बस मसला फलस्तीनी है, वो फलस्तीनी सफा हस्ती से मर जाएंगे, इजराइल काबिज हो जाएगा सारे फलस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, क्या ये है? मतलब आप जरा अंदाजा तो करें कि अभी तो हमास मौजूद है, हिजबुल्लाह मौजूद है, हुतीज मौजूद है, वो अपनी कैपेसिटी में लड़ेंगे और वो साल 1.5 साल 2 साल लड़ने की भी सलाहियत रखते हैं। हम इसको भी अगर साइड के ऊपर रख कर ये देख लें कि इजराइल अगर गजा के ऊपर कब्जा उसने कर लिया है तो उसके बाद क्या, मतलब ये जंग खत्म हो जाएगी? नहीं, असल में ये बड़ी जंग, इससे भी बड़ी जंग, और कई सालों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमास से पहले भी तो जंग हो रही थी ना, तो हमास के बाद भी जंग जारी रहेगी।
ये जंग इससे ज्यादा शिद्दत के साथ और नए फ्रंट्स इसराइल के ऊपर खोले। मतलब इसराइल ये सोचता है कि वो अपने आप को प्रिजर्व कर लेगा, सेव कर लेगा, सिक्योर कर लेगा। ये करने के बाद मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक हेडलाइन रखता हूं इसको ज्यादा वाज़ेह करने के लिए। इजरायली प्रेसिडेंट कॉल फॉर सऊदी नॉर्मलाइजेशन, वी शुड डेवलप ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इन द इंटायर रीजन especially to move towards normalization with Saudi Arabia। और यही बात आज इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तरफ से भी सामने आई है कि सऊदीया के साथ नॉर्मलाइजेशन, इजरायली जो सदर है वो यही बात कर रहा है और कह रहा है कि बाकी इंटायर रीजन में भी हमें ट्रीटीज जो है वो करनी चाहिए। और हमें पता है कि ट्रंप का जो फ्रेमवर्क है मिडिल ईस्ट के लिए वो भी अब्राहम अकॉर्ड ही है, यानी कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन करवाना इसराइल की। अब जरा आप अंदाजा कर लें ये जो कौम है ना ये कितनी स्ट्रेटेजिकली ब्लाइंड है, ठीक है। ये बमबारी करने के बाद उसके बाद का फ्रेमवर्क क्या बना रहे हैं कि बाकियों के साथ तो नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, इनको यह भी पता है कि अगर इनके साथ नॉर्मलाइजेशन ना हुई, अगर हम बीइंग पार्ट ऑफ द रीजन ना हुए तो हम लंबा अरसा कायम नहीं रह सकते। इनको यह भी पता है, तो अब ये प्लान कर रहे हैं कि फलस्तीनियों को मिटाकर, क्योंकि देखिए यहां अब्राहम अकॉर्ड तो ये कर चुके हैं, उसमें फलस्तीन नहीं है, तो इनकी तरफ से एक बात उनको इजराइल को यकीन दहानी तो है कि हमें फलस्तीन की जरूरत नहीं है। तो अब ये समझते हैं कि भाई फलस्तीनियों को मिटाकर उसके बाद हम उसी प्लान के ऊपर दोबारा वापस आ जाएंगे। अब मुझे बताइए, अब्राहम अकॉर्ड जब हुआ था तब हालात कुछ और थे, इतनी बड़ी जेनोसाइड, और आज की यंगर जनरेशन ने ये सारा कुछ देखा है कि इजराइल ने ये किया है, इनको कौन नॉर्मलाइजेशन जब वो करने देगा। यानी इनका प्लान ये है कि फलस्तीनों को खत्म करके फिर हम यहां पर सब अच्छा हो जाएगा, सब हंसी खुशी रहेंगे, बड़ी प्रॉस्पेरिटी होगी। इनके अल्फाज अगर आप सुने इजराइल और अमेरिका के तो यही आपको सुनने को मिलेगा, बड़ी प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी, अमन होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दूध शहद की नहरें जो मिडिल ईस्ट में बहना शुरू हो जाएगी, ये होगा। और भाई एक गवर्नमेंट्स गिरने जा रही हैं, ये पूरे रीजन के अंदर आग फैलने जा रही है। और ये हुती, भाई आप हुतीज इनसे संभाले नहीं जा रहे। ये इजराइल और अमेरिका जितनी मर्जी उनके ऊपर बमबारी कर ले, वो इनसे संभाले नहीं जाएंगे। और हुतीज के बाद फिर पता नहीं कौन यहां पर खड़ा हो जाएगा। हुतीज एक सरप्राइज पावर के तौर पर आए ना, 7 अक्टूबर के वक्त तो ये इतनी बड़े पावर नहीं थे, इसके बाद पता नहीं कौन उठ खड़ा होगा। फिर अफ्रीका में भी तो इस्लामी मालिक है और वहां से पता नहीं कौन कौन लड़ने के लिए पहुंच जाएगा। तो ये जो रास्ता इख्तियार किया गया ना, ये बड़ी जंग का है। और ये जो डिटैच अपने आप को करके बैठे हुए ये भी इसके अंदर ड्रैग होंगे और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ये मामला। और ये लंबी जंग, फिर साला साल फिर लड़ते रहेंगे, कोई इधर से ड्रोन एक आ जाएगा, कोई इधर से मिसाइल आ जाएगा, ये मामला चलता रहेगा। और इजराइल, इसका नतीजा क्या होगा? इजराइल की इकॉनमी की हालत आपके सामने है, इजरायली सोसाइटी एग्जॉस्टेड है, इजरायली फौज भी एग्जॉस्टेड है, ठीक है। अगर ये जंग 5 साल जारी रहती है तो इजराइल जीत लेगा, ठीक है। ये मिसाइल और ड्रोन्स रुकने वाले नहीं है, ये आते रहेंगे इजराइल के ऊपर, कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। और अगर जॉर्डन जैसे मुल्क डिस्टेबलाइज हो गए, अगर इजिप्ट जैसे मुल्क डिस्टेबलाइज हो गए, तो उसके बाद क्या होगा? फिर यहां से जो हमले होंगे, यहां से जो तंजीमें उठेंगी। और अरब स्ट्रीट एंगर आपके सामने है, जिसको सब रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि ये फैक्टर मौजूद है। जिस दिन वो निकल आया सड़कों के ऊपर और गलियों में, तो उसके बाद फिर क्या होगा? और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री सब जानते हैं कि वो एक दफा ही लोग निकलते हैं और सारे रीजन का नक्शा बदल जाता है। वो रोजाना निकलते नहीं है, वो कई दहाइयों के बाद, कई सालों के बाद निकलते हैं, बस एक ही बार निकलते हैं। तो इस वक्त वो एक्सप्लोजन की तरफ वो भी मामला जा रहा है। और इस अमेरिकी एम्पायर की जो डूबती कश्ती है उसका हाल देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए, वॉल स्ट्रीट वाइप आउट, $6.6 ट्रिलियन गॉन इन 2 days एंड $11 ट्रिलियन सिंस ट्रंप रिटर्न। ये जनाब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है। $6.6 ट्रिलियन पिछले 48 घंटों में वाइप आउट हो गए हैं। टोटल $11 ट्रिलियन जब वो वाइप आउट हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके लॉस हो गए हैं। अमीर तरीन इनके लोग, उनको बहुत लॉस हो रहा है। देखिए जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है वो $52 ट्रिलियन है अमेरिका की, उसके बाद चाइना की है $31 ट्रिलियन, $11 ट्रिलियन फारिग हो गए, यानी पीछे रह गए आप कह लें कि $41 ट्रिलियन। तो चाइना की मार्केट खड़ी है 31 के ऊपर, उसने मजीद राइज करना है और अमेरिका इतनी तेजी के साथ डिक्लाइन कर रहा है। अगर चाइना की स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका को क्रॉस कर गई तो फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। और जेपी मॉर्गन जो अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाकी, उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ हैं, इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल कैलकुलेशन से उलट निकलने वाले हैं, जो ट्रंप की कैलकुलेशंस है। और फिर आप देखिए, वर्ल्ड रिचेस्ट लूज $208 बिलियन इन अ डे आफ्टर न्यू यूएस टैरिफ अनाउंस। एक दिन में $208 बिलियन का नुकसान हुआ है उन पर्सनैलिटीज को जो बिलियनर्स आप उनको कहते हैं। ये तो स्टॉक मार्केट है ना, जिसमें से $6.6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए सिर्फ 48 घंटों में। यानी देखिए ये स्टॉक क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे एप्पल कंपनी है, इसकी वर्थ है जनाब $1 ट्रिलियन। तो $1 ट्रिलियन वर्थ कैसे है? लोगों ने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब लोगों ने वो रिवर्स कर दिए तो उसकी वैल्यू गिर गई। यानी ये $900 बिलियन की अगर कंपनी थी तो
तो अगर इसका $100 बिलियन चला गया तो ये $800 बिलियन की रहेगी। इसी तरह कितने उनके कारोबार, कितनी उनकी कंपनी जो है वो $6.6 ट्रिलियन उनमेन से निकल गए, उनके शेयर्स में से, ठीक है। और आप देखिए ये जो बिलियनर्स हैं, इनकी वर्थ के अंदर कितना डिक्लाइन है, $208 बिलियन पर डे 24 आवर्स के अंदर। फिर आप जरा दूसरी खबर देखिए, ट्रंप यूनिवर्सिटी क्रैकडाउन इज ड्राइविंग प्रोफेसर्स फ्रॉम यूएस कैंपसेस विद एकेडमिक्स लीविंग द यूनाइटेड स्टेट्स, फंडिंग कट्स लूमिंग ओवर यूनिवर्सिटीज फॉर अलेज्ड फेलियर टू कम्बैट एंटीसेमिटिज्म। वही मामला फलस्तीन वाला, उसके ऊपर नतीजा क्या निकल रहा है, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट वो जनाब वहां से लीव करने। तो ये ट्रंप इंतजामिया, अच्छा ये ट्रंप इंतजामिया है, ये आइसोलेशन में जा चुकी है टैरिफ लगाने के बाद, यानी अमेरिका के बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे, ये ट्रंप इंतजामिया आइसोलेशन में जा चुकी है। और इस अपनी ट्रंप इंतजामिया के अंदर की हालत क्या है, एक वहां की बड़ी एक्टिविस्ट है, राइट विंग ज़ायनिस्ट, बड़ी राइट विंग और ट्रंप की सपोर्टर है, उसके ऊपर रिपोर्ट ये सामने आई है कि उसकी एडवाइजरी के ऊपर, यानी वो एक सपोर्टर है, राइट विंग है, ज़ायनिस्ट है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है, ट्रंप के ऊपर उसका काफी इन्फ्लुएंस है, उसकी एडवाइजरी के ऊपर ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का जो डायरेक्टर है, नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसी काउंसिल होती है किसी मुल्क की सबसे एक इंपॉर्टेंट, मतलब वहीं पर तो स्ट्रेटजी बनती है कि मुल्क ने जाना किस डायरेक्शन में है, किससे मुआहदा, क्या मामला। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं, जो कि उनकी साइबर विंग की भी कमांड कर रहे थे, अमेरिका की साइबर विंग की वो कमांड भी कर रहे थे जनरल, उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और पूरा वो हिले हुए हैं, पूरा स्टाफ नीचे हिला हुआ है, उनकी पूरी टीम हिली हुई है कि ये हुआ क्या है। यानी ये ट्रंप इंतजामिया किस वक्त की हालत है। देखिए जो ये फैसले हो रहे हैं टैरिफ के, मिडिल ईस्ट जंग के, यमन के ऊपर हमला करने के, जिस भी डायरेक्शन में अमेरिका चल रहा है, ये ट्रंप के फैसले तो नहीं है, ये ट्रंप इंतजामिया के फैसले हैं। अच्छा अगर ये सिर्फ ट्रंप के फैसले हैं तो ये तो इससे भी अगली बात है, क्योंकि इसका मतलब ट्रंप के अपने जो लोग हैं वो भी ट्रंप के फैसलों से मुतमईन नहीं है, ठीक है, ये तो उससे भी अगली बात हुई। ये ट्रंप इंतजामिया के फैसले हैं मिसाल के तौर पे, तो उसकी अपनी इंतजामिया के लोग, इस वक्त इलोन मस्क जा रहा है, अभी अगली बारी जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बताई जा रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर गया, आगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और लोग जा सकते हैं। तो जो फैसले वो कर रहे हैं वो लोग जा रहे हैं, जो ये फैसले इतने बड़े बड़े कर रहे हैं। भाई बाकी सारा अमेरिका कह रहा है कि ये गलत फैसले हैं, मिडिल ईस्ट की जंग में उनके थिंक टैंक्स, उनके एक्सपर्ट शदीद तनकीद कर रहे हैं कि ये गलत जंग है जो हमने छेड़ दी है, और वो कह रहे हैं नहीं हमने तो सही किया, हम तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो फैसले कर रहे हैं वो भी नहीं बच रहे हैं। तो ये इस डूबती हुई कश्ती का इस वक्त आलम है। बाकी एम्पायर जो वो एक दिन में नहीं गिरते, उनके पास बड़ी ताकत होती है, वो जहां चाहे अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका नतीजा इनकी फतह के अंदर निकलने जा रहा है? ओ भाई ये मिडिल ईस्ट है, यहां पर साल हर साल जंग चलेगी और इधर कहां से फाइटर्स पहुंचेंगे, कहां से असले आएगा, इनको पता भी नहीं चलना, ठीक है। ये इजराइल की जो एरोगेंस है ना, ये इसी मेडिटेरेनियन सी के अंदर दफन होगी। फिर जैसे निकोलस मडोरो ने कहा, Venezuela will be the first country to bypass Trump tariff. A global trade and economic war has broken out, and fortunately we are prepared for this scenario with plans for every emergency. यही पूरी दुनिया करने जा रही है। मडोरो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं भाई, इतनी सैंक्शन, वेनेजुएला कह रहे हैं हम तैयार हैं और टैरिफ को बाईपास करेंगे, तो बाकी दुनिया भी इसी तरह से आगे मूव ऑन करने जा रही है। इधर यमन ने फिर अटैक किया, तल अवीव को निशाना बनाया विद ड्रोन्स, और उन्होंने जो एक जदीद तरीन ड्रोन है अमेरिका का उसको मार गिराया। यमन अनाउंस स्ट्राइकिंग ऑक्युपाइड याफा, रिकॉग्नाइजेस प्लेन शॉटडाउन। ये नई कैपेबिलिटीज का मुजाहरा है, जदीद तरीन ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं। और आवर एयर डिफेंस शॉटडाउन जायंट शार्क F-360 रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट विद सरफेस टू एयर मिसाइल इन सादा गवर्नेट। और इसके अलावा नए जो इनके डिस्ट्रॉयर हैं, दैट वाज स्पॉटेड नियर इंडियन ओशन बेस एमिड राइजिंग टेंशंस। ये डियागो गार्शिया के करीब इनके जंगी बेड़े और वो सारे पहुंच रहे हैं। तो ये इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है। गजा में बमबारी जारी है, वो जारी रहेगी। इसराइल अपना पूरा जोर लगाएगा, पूरा जुल्म करेगा, चंद दिनों में वो कब्जा करना चाहता है। उसकी कैलकुलेशंस ये हैं, क्या वो कर सकता है या नहीं, नतीजा क्या निकलेगा, ये हमने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। बहरहाल एक बड़ी जंग का आगाज तो हो चुका है। ये तमाम सूरत हाल है। आप अपने राज रोगा करें, फिल्म के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।